हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत कॉमन है, जिसे हम कहते हैं कि बीपी बढ़ गया या हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसे कंट्रोल में लाने के लिए लाइफस्टाइल का भी बहुत महत्व होता है। मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा लगभग 10 लाइफस्टाइल के ऐसे टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। बहुत बार लोगों को मन में लगता है कि अगर बीपी 140 के ऊपर है, 150 के ऊपर है, तभी हाई ब्लड प्रेशर है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताता हूँ अभी। देखिए, बीपी के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो अगर ऊपर वाला 120 से कम है, नीचे वाला 80 से कम है, फिर तो सब कुछ ठीक है। मतलब अगर 120/80 से कम है, फिर बिल्कुल ठीक है। अगर ऊपर वाला जो बीपी है वो 120 से लेकर के 129 है और नीचे वाला जो है वो 80 से कम है, इसे हम कहेंगे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अब आती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। तो अगर ऊपर वाला बीपी 130 से 139 के बीच में है, या नीचे वाला जो है वो अगर 80 से 89 के बीच में है, इनमें से कोई भी अगर चीज़ है, तो इसका मतलब है कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो गया है। अब बात करता हूँ स्टेज 2 हाइपरटेंशन की। तो अगर ऊपर वाला बीपी 140 से ज़्यादा है या नीचे वाला जो बीपी है वो 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। और एक चीज़ होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें अगर ऊपर वाला बीपी 180 से ऊपर है या नीचे वाला अगर 120 से ऊपर है, ये अपने आप में इमरजेंसी कंडीशन है, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, मैंने हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे मरीजों को, आप समझ ही सकते हैं, मैनेज किया है और सुपरवाइज़ किया है। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपके शरीर में अगर वज़न बढ़ा हुआ है, यदि आप ओबेसिटी के शिकार हैं, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। क्योंकि अगर ओबेसिटी है, पर्टिकुलरली अगर सेंट्रल ओबेसिटी है, जिसे हम एब्डोमिनल ओबेसिटी भी कहते हैं, जिसमें हमारी कमर के आसपास ज़्यादा फैट हो जाता है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बीपी बढ़ने के। उसमें कई सारी अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम की ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिलकर के ऐसी क्रियाएं करती हैं शरीर में कि बीपी बढ़ने लग जाता है। तो अगर जो बेस लाइन बॉडी वेट है, उसमें आप समझिए 10-15% भी वेट अगर कम कर लिया जाए, मतलब नॉर्मल की तरफ लाने की चेष्टा की जाए, तो देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर पे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो जो भी आपकी हाइट है, उसके हिसाब से आप कोशिश करें कि आपका जो वज़न है वो बिल्कुल मतलब उचित हो। बीएमआई के फॉर्मूला के हिसाब से देख लीजिए कि आपकी हाइट कितनी है, तो आपका वज़न कितना होना चाहिए, ताकि आप एक हेल्दी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो पुरुष हैं, उनमें अगर कमर 40 इंच से ज़्यादा है, महिलाओं में अगर 35 इंच से ज़्यादा है, तो फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि इनमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ओबेसिटी अगर कम करेंगे, अगर ये वाला फैट कम करेंगे, तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आने के लिए। अगली चीज़ आती है कि आपको शारीरिक गतिविधियाँ करनी है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी होती है। देखा जाता है साइंटिफिक रिसर्चेस में कि फिजिकल एक्टिविटी जो लोग करते हैं, उनमें लगभग 5 से 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो ब्लड प्रेशर है, वो बढ़े हुए से कम होता है। तो इस चीज़ के बिल्कुल डायरेक्ट फ़र्क देखे जाते हैं। तो इसमें यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आपको आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है, मना नहीं किया हुआ, तो आपको मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए और हफ्ते में आपको कम से कम 150 मिनट तक यदि करेंगे, तो उसका अच्छा फ़ायदा देखा जाता है साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से। और आप ये भी कोशिश करें कि हफ्ते में लगभग 2 दिन एटलीस्ट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी करें। जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, उससे भी बॉडी के अंदर की कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम होने की हेल्प मिलती है। लेकिन यदि आपको आपके डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है ऐसी, तो बिल्कुल ना करें। मतलब डॉक्टर की बात आपको पूरी तरह से मान के अपनी चलनी है। यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी करने से होता क्या है, जो हमारे खून की नलियाँ हैं, उनके जो सबसे अंदर की लेयर है, जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड प्रेशर को गवर्न करने में। तो एंडोथीलियम जो है, उसका फंक्शन अच्छा हो जाता है। जो हमारी खून की नलियाँ हैं, उनमें लचीलापन अच्छा आ जाता है, उनकी स्टिफनेस कम हो जाती है और हमारी बॉडी में जो ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल एक सिस्टम ऐसा बनता है फिजिकल एक्टिविटी करने से कि हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़े हुए से कम की तरफ आने की टेंडेंसी हो जाती है। तो यदि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते,
ज़्यादातर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को चेंज करिए। आप कितनी कर सकते हैं, आपको कब कब करनी है, इस बारे में अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। क्योंकि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो एक बार डॉक्टर ही आपको ठीक से चेकअप करके बता सकते हैं कि आपको कितनी एक्सरसाइज करना और किस तरह की एक्सरसाइज करना अलाउ है। ठीक है, जो मैंने कहा था ना हफ्ते में 150 मिनट वाली मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस, तो उसमें एग्जांपल्स हो गए जैसे साइकिलिंग करना, या कि जैसे तेज़ चाल में चलना, ब्रिस्क वॉकिंग करना। अगली जो चीज़ आती है कि आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। जो भी आप खाते पीते हैं वो सब चीज़ें आपके हार्ट के लिए हेल्दी होनी चाहिए। तो आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, आपके खाने में फाइबर्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, लीन प्रोटीन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डेयरी इस्तेमाल आप करते हैं, दूध वगैरह, वो सब भी उसमें फ़ैट कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, लो सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करें आप। और ये भी ध्यान रखें कि आपकी डाइट में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये अच्छी मात्रा में होने चाहिए। पोटेशियम का रिकमेंडेड अमाउंट है कि लगभग 3,500 मिलीग्राम से 5,000 मिलीग्राम डेली का। पोटेशियम जो है वो सोडियम के अपोजिट काम करता है। तो सोडियम का रोल होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, पोटेशियम का रोल इसके उल्टा हो जाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़े हुए को कम करने में। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने अपनी डाइट में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये पर्याप्त मात्रा में, जो भी इनका रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, उस मात्रा में हम इन्हें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह में भी पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें आपको हाई पोटेशियम डाइट डॉक्टर ने मना की हुई है, फॉर एग्जांपल कुछ एक किडनी की बीमारियां होती हैं जिसमें कि पोटेशियम लिमिटेड ही लेना होता है, या कुछ एक तरह की दवाएं होती हैं जो अगर आप ले रहे हैं तो फिर भी पोटेशियम की मात्रा का ध्यान रखना होता है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर लें। ये नहीं कि अपने हिसाब से आपने ज़्यादा पोटेशियम लेना स्टार्ट कर दिया। यदि आपकी कंडीशन ठीक ठाक है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि पोटेशियम मना होता है ज़्यादा, तब आप जो है वो ज़रूर लें। अगला पॉइंट है कि आपको अपना सोडियम इंटेक भी कम करना है। देखा जाता है कि यदि सोडियम का इंटेक कम किया जाए तो उससे भी बढ़े हुए बीपी को कम करने में ठीक ठाक हेल्प मिलती है, क्योंकि सोडियम का काम ही होता है बीपी को बढ़ाना। कई अलग अलग तरह से ये वाला काम ये करता है। तो गाइडलाइंस बोलती हैं कि सोडियम का इंटेक दिन में लगभग 2300 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनमें 1500 मिलीग्राम से कम होना चाहिए प्रतिदिन सोडियम का इंटेक। सोडियम हमें मेनली कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। तो किस किस तरह से काम करता है सोडियम? जब शरीर में जाता है तो क्या करता है कि शरीर की ये टेंडेंसी हो जाती है कि शरीर में पानी ज़्यादा रुके। और पानी कहाँ रुकेगा? पानी हमारे ब्लड में रुकेगा। उससे क्या होता है? हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ मैंने एक बॉटल में आधी बोतल जूस है, उसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिया, तो अब क्या हुआ कि ओवरऑल जूस का वॉल्यूम बढ़ गया ना। वही चीज़ है कि हमारी खून की नलियों में ब्लड है, लेकिन अगर पानी हमारे शरीर में ज़्यादा रुकेगा सोडियम की वजह से, तो वो पानी कहाँ पे रुकेगा? हमारी ब्लड वेसल्स के, मतलब खून की नलियों के अंदर ही रुकेगा ज़्यादा। तो अब उससे खून का आयतन बढ़ रहा है, खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है, खून की मात्रा बढ़ रही है। तो ये जो बढ़ी हुई खून की मात्रा है, अब ये क्या करेगी कि जो हमारी खून की नलियाँ हैं उनके अंदर की दीवारों पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि खून अब ज़्यादा हो गया है ना। तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो यही वाली चीज़ ब्लड प्रेशर है, मतलब कि ब्लड प्रेशर अब ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें नुकसान किस किस तरह से होते हैं कि यदि सोडियम हम ज़्यादा इंटेक करते हैं तो जो हमारे खून की नलियों की सबसे अंदर की वॉल है, लेयर है, जिसे मैंने कहा था एंडोथेलियम है, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंडोथेलियम का फंक्शन प्रभावित हो जाता है, एंडोथेलियम के अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। तो मतलब वो लेयर ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है। साथ साथ में क्या है कि एंडोथेलियम से कुछ एक केमिकल्स निकलते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं बीपी कंट्रोल करने में, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड। उनका निकलना भी अब प्रभावित हो जाता है। और इसके साथ साथ में क्या होता है कि जो हमारी खून की नलियाँ हैं, अब उनमें लचीलापन कम हो जाता है। वो थोड़ी सी ज़्यादा उनमें मतलब सख्ती आ जाती है, स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा सोडियम होने से। एक और चीज़ होती है कि जो हमारी खून की नलियाँ हैं ये थोड़ा सा संकरी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कोई भी पाइप है, अगर उसके अंदर पानी बह रहा है, थोड़ा अगर उसे संकरा कर देंगे तो आप भी समझते हैं कि पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि पानी जो है वो उस पाइप की दीवारों पे ज़्यादा प्रेशर अब लगा रहा है अंदर से। वही वाली चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि चूँकि खून की नलियाँ संकरी हो रही हैं ज़्यादा सोडियम होने की वजह से, तो जो ब्लड है अंदर वो ज़्यादा प्रेशर से बह रहा है, मतलब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है। तो यही वाली सारी चीज़ें हैं। ये मान के चलिए कि लगभग 1 टीस्पून सॉल्ट में 2300 मिलीग्राम के आसपास जो है वो सोडियम होता है। आपके अंदाजे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको क्या करना है कि जो भी ज़्यादा सोडियम वाले फूड होते हैं ना, वो मोस्टली क्या होते हैं? जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं, बाज़ार की चीज़ें होती हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी ये सब चिप्स वगैरह होते हैं या इस तरह के पैकेज्ड फूड होते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, या जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, या जो टिन्ड फूड होते हैं, मतलब टिन के अंदर फूड्स पैक्ड होते हैं, कैन के अंदर फूड पैक होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनमें सोडियम का अमाउंट देखा जाता है कि ज़्यादा होता है। मतलब जो भी फूड ऐसे हैं कि जो एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड हैं, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। आप उसमें लेबल देखिए कि सोडियम कितना है। 140 mg से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा है। आपको वो चीज़ जहाँ तक हो सके नहीं कंज्यूम करनी चाहिए यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो। प्रोसेस्ड फूड में प्रोसेस्ड मीट भी आता है, ठीक है। और देखा जाता है कि जैसे ये पिकल्ड फूड होते हैं या जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, ठीक है, या जो फ्रोज़न फूड होते हैं, इन सब के अंदर भी सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ हमेशा होती है, तो थोड़ा जागरूक रहिए। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि आप कर क्या सकते हैं। तो अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो आप बाहर बोल दीजिए कि मुझे कम नमक का खाना चाहिए। एक तो ये चीज़ आप कर ही सकते हैं। बाकी अगर आप किसी कैन से या किसी टिन से निकाल रहे हैं कोई खाने की चीज़, तो उसको अगर मतलब वो चीज़ ऐसी है कि आप उसे वॉश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वैसा ही कर लें। आप अपना जो खाना घर में बनवाते हैं उसमें भी ध्यान रखें कि नमक कम डलवाएं, और बल्कि आप उसमें मसाले वगैरह फिर भी रख सकते हैं ताकि आपको फ्लेवर खाने के अच्छे आ जाएँ, है ना। उसमें आपने दालचीनी, जीरा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ठीक ठाक से एक बैलेंस में किया ताकि आपको टेस्ट भी आ गए और आपको ज़्यादा नमक की ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। अगला पॉइंट है कि आपको अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अल्कोहल अपने आप में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। पहले तो ये कहा जाता था ना कि अगर कम मात्रा में अल्कोहल डेली लिया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साइंटिफिक रिसर्चेज में ये चीज़ पूरी तरह से प्रूवन है कि किसी भी मात्रा में यदि अल्कोहल लिया जाए तो वो शरीर को नुकसान देता है। बहुत अलग अलग तरह के नुकसान होते हैं अल्कोहल से। तो अल्कोहल यदि लेते हैं तो इसे बंद करने पे पूरी तरह से मन अपना बना लीजिए। अब मैं नुकसान क्या क्या बताऊँ, बहुत तरह के होते हैं। हार्ट के नुकसान होते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, कई तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, जो हमारे हार्ट बीट है वो सब इरेगुलर हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो किस तरह से अल्कोहल हमारे शरीर में बीपी बढ़ाता है। पहली चीज़ तो है कि हमारे शरीर में ना कुछ एक रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं एक तरह से, मतलब छोटी छोटी मशीनें हैं जो कि ये सेंस करती हैं कि बीपी कितना चल रहा है, और उसी हिसाब से बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं हमारे ब्रेन को कमांड दे करके। लेकिन अल्कोहल लेने से क्या होता है कि वो जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते, तो हमारा ब्रेन अब सेंस ही नहीं कर पा रहा होता कि एग्जैक्टली बीपी कितना है, तो मतलब मुझे क्या करना है, बीपी को कम करना है कि नहीं करना। इस चक्कर में बीपी फिर बढ़ा रह जाता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अल्कोहल लेने से हमारे शरीर के अंदर वो वाला जो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे अंदर एक तरह से फाइट फ्राइट या फ्लाइट वाली जो रिएक्शन है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो मतलब हम अंदर से बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में आ जाते हैं। जब हम ज़्यादा अंदर से अलर्ट मोड में आएंगे ना तो उससे हमारा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट जल्दी जल्दी से रेस कर रहा है। हमारी जो खून की नलियाँ हैं वो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, मतलब कि ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। हम अंदर से बहुत ज़्यादा एक तरह से उत्तेजित अवस्था में, बहुत ज़्यादा अलर्ट अवस्था में हैं, तो बीपी उससे भी बढ़ता है। और एक चीज़ होती है अल्कोहल लेने से कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस वाले केमिकल्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। उनका भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। तो अल्कोहल किसी भी मात्रा में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, ना ब्लड प्रेशर के लिए, ना ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। तो अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो इसको छोड़ने का टाइम आ गया है। एक चीज़ और भी होती है अल्कोहल लेने से कि कुछ एक केमिकल्स इस तरह के होते हैं जो कि हमारे खून की नलियों की अंदर की लेयर को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो अंदर की लेयर ठीक से नहीं काम कर पाती, जिसकी वजह से भी बीपी हमारा बढ़ता है। ओवरऑल अल्कोहल लेना जो है वो स्वास्थ्य के लिए, बीपी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगला पॉइंट है कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं या किसी भी फॉर्म में निकोटीन का सेवन करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग हो गई, वेपिंग वगैरह कुछ भी हो गई, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए। आपके बीपी को बढ़ाती हैं ये सब चीज़ें, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर की लेयर है उसे डैमेज करती हैं, और हमारी जो खून की नलियाँ हैं उन्हें संकरा करती हैं। हमारे खून की नलियों के अंदर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ते हैं। कई अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, इंजरी होती है, मतलब चोट लगती है उनके अंदर, हमारी खून की नलियों के अंदर, और बीपी बढ़ता है। तो मतलब किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग वगैरह या निकोटीन का सेवन जो है वो बहुत हानिकारक है। इसको पूरी तरह से अब छोड़ना है, तभी आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहेगा। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग वगैरह करने से हमारे ब्लड के अंदर ये टेंडेंसी हो जाती है कि उसमें जल्दी ही खून के थक्के बने, और ये वाली चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ये भी देखा जाता है साइंटिफिक रिसर्च में कि निकोटीन का सेवन करने से, स्मोकिंग वगैरह करने से जो हम बीपी को कम करने की दवाएं खाते हैं वो भी इतने ढंग से अपना काम नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए हमें हर तरह से नुकसान ही नुकसान है स्मोकिंग करने से हमारे ब्लड प्रेशर के मतलब रिलेशन में। तो हमें इस चीज़ को छोड़ने पे अपना पूरा का पूरा ध्यान, पूरी की पूरी एनर्जी और फोकस लगा देना चाहिए।
अगला पॉइंट है कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। तो जो लोग ठीक से नहीं सो पाते, जिनकी क्वालिटी जो है स्लीप की वो पुअर है, देखा जाता है उनमें लगभग 1.5 से 2 गुना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। तो इसलिए आप ये पूरी कोशिश करें कि आप रात में ठीक से सो पाएँ, आपको गहरी नींद आए और पूरे ड्यूरेशन के लिए आए, मतलब कि जो भी 7-8 घंटे की नींद हमें चाहिए होती है रात में, वो चीज़ हमें ठीक से मिल सके। इसका फ़र्क पड़ेगा आपके ब्लड प्रेशर को संतुलन में रखने में। ठीक है। अगर बीपी हमारा बढ़ा हुआ है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना एक स्लीप का पूरा शेड्यूल बनाइए। पर्टिकुलर टाइम पे आप सोने के लिए जाएं। सोने के कुछ टाइम पहले आपने सारी अपनी जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इनका इस्तेमाल आपने बंद कर दिया हो, ताकि आपकी आंखों में ब्लू लाइट वगैरह ना जा रही हो। शाम के बाद से आपने कॉफ़ी वगैरह लेनी, कैफ़ीन का सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया हो। खाना भी ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल सोने के जस्ट पहले खाया हो, कुछ एक टाइम हो गया हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी आपके सोने की जगह है, जो आपकी मैट्रेस है, आपकी पिल्लो वगैरह है, वो सब कंफर्टेबल हो आपके हिसाब से। कमरे में अंधेरा हो, कमरे का तापमान भी थोड़ा सा कम हो, मतलब थोड़ी ठंडक में नींद ज़्यादा अच्छी आती है साइंटिफिकली। तो इन सब चीज़ों का यदि आप पालन करेंगे तो फिर चांसेस हैं कि आपकी नींद ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अगर तब भी बेटर नहीं हो रही है तो एक बार डॉक्टर से मिल लें, शायद कोई बीमारी हो अंदर, जिसके बारे में अगर उसको एड्रेस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी नींद बेटर हो जाए। अगली चीज़ आती है कि आपको अपनी स्ट्रेस मैनेज करनी है। देखा जाता है कि जिन लोगों में तनाव ज़्यादा होता है, उनका ब्लड प्रेशर भी फिर कंट्रोल से बाहर रहता है, ज़्यादा रहता है। तनाव बहुत अलग-अलग तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है। हमारी जो खून की नलियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। तनाव की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन भी ज़्यादा निकलता है, कॉर्टिसोल, जो कि फिर अपने आप में डैमेज करता है हमारी खून की नलियों की अंदर की लेयर को, और कई अलग-अलग तरह से हमारा बीपी बढ़ता है। तो तनाव को कंट्रोल में कैसे करना है उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से ध्यान देना है और काम करना है। कई बार तो लोग अपने आप ये चीज़ कंट्रोल में कर पाते हैं कि भाई जो भी काम करने में अच्छा लगता है, जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, उन चीज़ों में टाइम डिवोट कर दिया, तो तनाव अपने आप धीरे-धीरे कम हो गया। या जो भी तनाव वाली चीज़ है उसके बारे में सोचना कम कर दिया, या कोई अगर व्यक्ति ऐसा है तो उसको एक तरह से अवॉइड कर दिया, तो स्ट्रेस कम हो गई। लेकिन अगर आप नहीं कम कर पा रहे हैं सब कुछ भी करके अपना तनाव, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। वो कुछ ना कुछ करके आपकी हेल्प करेंगे, या तो आपको टॉक थेरेपी बोलेंगे, या फिर आपको कुछ अगर मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो मेडिसिन्स भी देंगे, ताकि आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो पाए। अगर आप कोई भी काम करते हैं वो माइंडफुल होके करें, उसमें भी देखा जाता है कि स्ट्रेस कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइंडफुल होने का मतलब है कि आप जो भी चीज़ इस टाइम पे कर रहे हैं उसमें आप अपना पूरा का पूरा, मतलब अपनी जो एक चेतना है वो उसमें लगा दें आप, ताकि उस चीज़ का आप पूरी तरह से अनुभव करें। आप सपोज़ करो आप सिर्फ चाय ही पी रहे हैं अगर, तो आप पूरे मन से, पूरे ध्यान से, मतलब सिर्फ चाय पीने की ही जो क्रिया है उस पे आप केंद्रित हैं। ये भी चीज़ अपने आप में स्ट्रेस को कम करती है। बाकी देखा जाता है कि कई बार लोग मेडिटेशन करते हैं, उसका भी अच्छा फ़र्क देखा जाता है। मतलब देखा गया है लगभग 4 से 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम करने में मेडिटेशन से हेल्प मिल सकती है, कुछ एक पेशेंट्स में और ज़्यादा भी। और साथ-साथ में आपका एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स वगैरह ये सपोर्टिव होने चाहिए। जहाँ भी लोग आपको सपोर्ट करें, आपको उन लोगों के टच में ज़्यादा रहना चाहिए। स्ट्रेस है तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने आप को आप अलग-थलग कर लें, क्योंकि फिर आप एक नेगेटिव थिंकिंग के लूप में फँस सकते हैं। यदि आप ज़्यादा इंडोर रहते हैं तो थोड़ा-सा कोशिश करें कि आउटडोर भी निकलें। जो एक मतलब फ्रेश हवा है, जो सनलाइट है, इन सब चीज़ों का भी हमारे मन को थोड़ा-सा अप करने में बहुत अच्छा फ़र्क होता है। अगला पॉइंट है कि यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप घर पे भी बीपी की रिकॉर्डिंग करें। एक बीपी मशीन लें ठीक-ठाक सी, आजकल तो बहुत अच्छी-अच्छी आती हैं, जिसमें कि आपने सिर्फ़ अपने आर्म पे कफ लगाया, बटन दबाया और आपका बीपी जो है वो थोड़ी देर में आ जाता है। तो बीपी की रीडिंग रखें अपने पास, है ना? सुबह-शाम बीपी आप करें, ताकि अपने डॉक्टर को से जब आप मिलेंगे फ़ॉलो-अप में तो उन्हें आप दिखा सकते हैं कि मेरा बीपी इतना था, तो वो आपको फिर गाइड कर सकते हैं कि यदि बढ़ा हुआ है तो मेडिसिन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और मतलब जो भी उसमें मेडिसिन्स में फेर-बदल करना है, डोसेज वगैरह में वो कर सकते हैं। और अगर आपका बीपी अब कंट्रोल में रह रहा है तो फिर आपको बता सकते हैं कि अब आप दिन में 1 बार ना पिए, है ना? या हफ़्ते में 3 बार ना पिए, या हफ़्ते में 1 बार ना पिए, जो भी आपका बीपी है, जो भी आपका कंट्रोल है उसके हिसाब से। लेकिन आपके पास एक बीपी मशीन हमेशा होनी चाहिए, और आप अपने बीपी का रिकॉर्डिंग आपको रखने की एक टेंडेंसी होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि कई बार देखा जाता है कि जो मरीज़ ब्लड प्रेशर हाई वाले होते हैं, उनमें साथ-साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या कोई किडनी की बीमारी है, कुछ भी चीज़ इस तरह की हो सकती है। तो हमें ऐसे में ध्यान क्या रखना है कि हमें इन सब बीमारियों का, जो कि हमें साथ-साथ में हैं, इनका भी हमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखना है। देखा जाता है कि अगर जो भी ये को-एक्सिस्टिंग डिसीज़ेज़ हैं, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ-साथ वाली जो बीमारियाँ हैं, इनका अगर मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो उसका फ़र्क हमारे ब्लड प्रेशर पे भी पड़ता है। तो हमें मतलब यही कहने का इस पॉइंट का कि अगर हमें हाई बीपी के साथ में और भी कोई बीमारियां हैं,
हमें उनका भी बहुत अच्छा कंट्रोल रखना है डॉक्टर की सलाह के हिसाब से। डॉक्टर हमें जब बुलाएंगे हमें तब उनसे जा कर के मिलना है, जो भी हमें रिपोर्ट के साथ में बुलाएंगे हमें हमेशा वो टेस्ट कराने हैं, रिपोर्ट के साथ में ही डॉक्टर से मिलना है। क्योंकि डॉक्टर तभी तो समझ पाएंगे ना कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है जो भी मेडिसिन आपको दी जा रही हैं उनके हिसाब से। तो फिर आपका एक बिल्कुल ऑप्टिमम ट्रीटमेंट बन जाएगा कुछ टाइम में, और फिर आप उसी चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो चीज़ें आपकी सारी की सारी कंट्रोल में रहेंगी, ऐसी उम्मीद बन जाएगी। बाकी ये तो मैं समझता हूँ कि आप जानते ही हैं कि अगर आपको हाई बीपी है और अगर आपको डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स एडवाइस की हैं तो आपको मेडिसिन्स बिल्कुल टाइम से लेनी है। जो डोज़ में बताई है आपको उसी डोज़ में दवाई लेनी है, और दिन में जितनी बार जैसे बताइए आपको एग्जैक्टली वैसे फॉलो करनी है। बिल्कुल कभी ऐसा मत करिए कि अपने आप बीपी नापा था, कभी किसी दोस्त के घर में जाकर नाप लिया था या किसी केमिस्ट के यहाँ नाप लिया था, वहाँ पे बीपी ठीक आया था तो फिर मैंने मेडिसिन अपने आप बंद कर दी। ये वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो भी आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हैं उनमें डॉक्टर का ही अपर हैंड रहने दीजिए। आप अपनी बात डॉक्टर से हमेशा कहिए, कह सकते हैं आप कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को ठीक से पता है ना, उनकी मेडिकल ट्रेनिंग है, उनका मेडिकल एक्सपीरियंस है कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो डॉक्टर्स जैसा बोलें एग्जैक्टली उसी चीज़ को आप फॉलो करिए। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि यदि हाई बीपी रहता है तो आप कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, चीज़ों को लाइटली लें, बहुत ज़्यादा मतलब गहरे में ना सोचें कि आपको उससे खुद कोई परेशानी होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उत्साहित रहें। जैसे कि बच्चे होते हैं ना कि बहुत जल्दी अपने मन से मतलब किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट आ जाता है तो वो उत्साहित हो जाते हैं। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में मतलब छोटी छोटी खुशियों को भी अपने मन के अंदर बड़ा करके देखिए। जो हमारे जीवन में सामान्य काम होते हैं उनमें भी रस ढूंढिए और उनके अंदर भी अपनी खुशी ढूंढिए। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ स्टाइल अंदर से ही चेंज हो रही है। इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने में, अपने बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करने में। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको लगता है अगर वीडियो किसी को भी शेयर करके हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।